हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है एशियाई विकास बैंक। देखिए, एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना के उद्देश्य हैं और इसके जो कार्य हैं उनके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की संगठन, कार्यप्रणाली और विफलताओं के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सबसे पहले एशियाई विकास बैंक का प्रबंध एवं संगठन, एशियाई विकास बैंक की कार्यप्रणाली और एशियाई विकास बैंक की विफलताओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशियाई विकास बैंक का प्रबंध एवं संगठन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एशियाई विकास बैंक के प्रबंध और संगठन की जहाँ तक बात की जाती है तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रावधान इसमें है। जो प्रावधान किए गए हैं उनमें पहला प्रावधान है प्रशासक मंडल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। यह बैंक जो प्रशासक मंडल है यह एशियाई विकास बैंक की नीति निर्धारण का कार्य करता है और साथ ही यह प्रशासक मंडल एक सर्वोच्च संस्था है जिसका गठन सदस्य राष्ट्रों द्वारा मनोनीत एक प्रशासक एवं एक स्थानापन्न या वैकल्पिक प्रशासक द्वारा होता है। तो इस प्रकार से इसके प्रबंध और संगठन में सबसे पहला जो नंबर आता है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, जिसमें जो इस बैंक की नीति निर्धारण का कार्य करता है और ये सर्वोच्च संस्था भी है इस बैंक की। प्रशासक मंडल के बाद बात करें हम तो नेक्स्ट आता है संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रशासक मंडल की नीतियों एवं निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए संचालक मंडल का गठन किया जाता है। प्रशासक मंडल द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती है या जो निर्णय लिए जाते हैं उन सबको क्रियान्वित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संचालक मंडल द्वारा। तो इसलिए एक संचालक मंडल की नियुक्ति की जाती है जिसमें कुल 12 सदस्य होते हैं। इनमें 8 जो सदस्य हैं वो प्रशासक मंडल द्वारा क्षेत्रीय सदस्य देशों द्वारा और 4 गैर क्षेत्रीय सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस प्रकार से संचालक मंडल में कुल 12 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए आप अध्यक्ष। संचालक मंडल का जो भी सदस्य हैं उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप उपाध्यक्ष। जो इसमें प्रशासन मंडल है इसके अंतर्गत 4 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें से 4 उपाध्यक्षों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी उनमें देखिए आप 4 का डिवाइडेशन या विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो सर्वप्रथम जो 2 उपाध्यक्ष हैं वो कार्यकारी कार्यों की देखरेख करते हैं और जो तीसरा उपाध्यक्ष है वो वित्त एवं शासन की व्यवस्था देखता है। तो इस प्रकार से चौथा जो उपाध्यक्ष होगा वो ज्ञान प्रबंध एवं त्वरित विकास को देखता है। तो इस प्रकार से ये 4 उपाध्यक्ष कार्य करते हैं। इसमें 4 उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। इसके पश्चात नंबर आता है बैंक अधिकारी का। जो एशियाई विकास बैंक के जो नित्य प्रतिदिन के जो भी कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न बैंक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और इन अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रशासनिक, आर्थिक, तकनीकी सहयोग प्रदान करना और सचिवालय की देखरेख करना। तो इस प्रकार से इन कार्यों के लिए बैंक स्टाफ भी नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो एशियाई विकास बैंक में कुल मिलाकर 28 विभाग हैं जिनमें 685 अधिकारी और 1288 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से बैंक अधिकारी की नियुक्ति भी इस बैंक के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट देखिए एशियाई विकास बैंक की कार्यप्रणाली। तो इस बैंक की जो कार्यप्रणाली है इसकी ऋण क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। एक जो ये ऋण देता है वो सामान्य ऋण क्रियाएं कहलाती हैं और दूसरी विशिष्ट ऋण क्रियाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से एशियाई विकास बैंक की कार्यप्रणाली में ऋणों की व्यवस्था के भाग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ऋण क्रियाओं के बारे में। सामान्य ऋण क्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं
ऑर्डिनरी लोन एक्टिविटीज़, इसके अंतर्गत आप देखिए एशियाई विकास बैंक सदस्य देशों को ऋण देता है। ऋण राशि स्वयं अपने पूंजी स्रोतों से प्रदान की जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सामान्य ऋण है ये सिर्फ अपने सदस्य देशों को दिया जाता है और इसमें जो भी पूंजीगत स्रोत हैं ऋण के लिए वो इसके स्वयं के पूंजीगत स्रोत होंगे, अपने खुद के साधनों से ये ऋण प्रदान करता है। आगे देखिए आप, ब्याज की दर एवं ऋण की प्रयोग विधि का निर्धारण सदस्य देशों की आवश्यकता एवं साख निर्धारण क्षमता पर निर्भर करती है। अर्थात ब्याज की दर कितनी होगी, ऋण का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, किस विधि का निर्धारण किया जाएगा ऋण प्रयोग के लिए आदि जो है या ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं ये सदस्य देशों की क्या आवश्यकताएं हैं, किस लिए उसने ऋण लिया है, क्यों प्राप्त करना चाहता है, इस पर निर्भर करेगा कि कितना ब्याज लगेगा। बेसिकली बैंक ये देखता है कि सदस्य देश क्यों ऋण लेना चाह रहा है, उनकी कौन सी नीड है और उनकी जो क्रेडिट कैपेबिलिटी है वो कितनी है, साख क्षमता यानी कि वापस चुकाने की क्षमता कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि बैंक कितना ब्याज उनसे वसूल करेगा। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं हमने देखी सामान्य ऋण क्रियाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं विशिष्ट ऋण क्रियाएं यानी कि स्पेसिफिक लोन एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत देखिए सदस्य देशों को विशिष्ट कार्यों के लिए रियायती दर पर दीर्घकालीन उदार ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विशिष्ट ऋण हैं इसके अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए ही ऋण दिए जाते हैं और रियायती दर पर दिए जाते हैं। साथ ही इनका जो उपयोग करने का सिलसिला है वो दीर्घकाल के लिए प्रदान किए जाते हैं। साथ ही आप देखिए नेक्स्ट, इस कार्य के लिए अत्यंत पिछड़े एवं छोटे सदस्य राष्ट्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। सामान्य रूप से जो अत्यंत पिछड़े राष्ट्र हैं या छोटे राष्ट्र हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है विशिष्ट ऋण प्रदान करने के लिए, ताकि मैंने आपको बताया था इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि किस प्रकार से संतुलन बनाया रखे जाए, संतुलित आर्थिक विकास को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। तो उसी क्रम में सबसे पहले ये पिछड़े राष्ट्रों को या छोटे जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए आप, एशियाई विकास बैंक की विफलताएं किस आधार पर, किन एस्पेक्ट पर ये फेल हुआ है, इसकी क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं। तो उसमें बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है अपर्याप्त पूंजी एवं वित्तीय स्रोत, यानी कि एशियाई विकास बैंक के जो पूंजीगत संसाधन हैं इसकी जो प्रारंभिक पूंजी है या अंश पूंजी है, तो हम देखें प्रारंभ में इसका 11,000 करोड़ रुपए का मैंने आपको बताया था अधिकृत पूंजी है, जो बढ़ के कितनी हो गई थी ये भी बता दिया था मैंने आपको, 49,163.5 मिलियन डॉलर हो गई थी। लेकिन फिर भी यदि हम आवश्यकताओं के आधार पर बात करें तो ये राशि इसके सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम रही है। सदस्य राष्ट्रों की मांग को पूरा करने में ये राशि सफल नहीं हो पाई है। अर्थात एशियाई विकास बैंक अपने वित्तीय संसाधनों से सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है। ऐसी दशा में सभी सदस्य राष्ट्रों की मांग पूरी करने में असमर्थ रहा है। अतः ये आवश्यक है कि एशियाई विकास बैंक विकसित राष्ट्रों के अंश पूंजी में वृद्धि करे, उनसे अधिक पूंजी प्राप्त कर और जो पिछड़े राष्ट्र हैं उनको प्रदान करने का कार्य करे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऋण एवं सहायता की कठोर शर्तें एवं नियम। एशियाई विकास बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों को जो ऋण और सहायता प्रदान की जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा कठोर शर्तें और बहुत नियम, उसके नियम भी बहुत जटिल है और शर्तें भी बहुत कठोर है। तो ऐसी दशा में सामान्य रूप से जो ऐसी योजनाएं हैं सदस्य देशों की जो क्षेत्रीय विकास में सहायक नहीं हैं उनके लिए ऋण ही नहीं देता, तो अन्य योजनाओं के लिए तो ऋण दिया ही नहीं जाता इसके द्वारा। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसकी सहायता देने की जो शर्तें हैं और जो नियम हैं वो बहुत ही कठोर हैं। उन नियमों में, उन शर्तों में कुछ शिथिलता देनी आवश्यक है, इसकी नीतियों को कुछ उदार बनाया जाना आवश्यक है ताकि प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इससे ऋण प्राप्त कर सके, क्षेत्रीय कार्यों में
वृद्धि लाई जा सके, क्षेत्रीय कार्यों को उन्नत किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, ऊंची ब्याज दरें। एशियाई विकास बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों को जो ऋण दिए जाते हैं उन ऋणों पर जो ब्याज वसूल किया जाता है उसकी ब्याज दर बहुत अधिक होती है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रों को बहुत महंगा पड़ता है ये ऋण लेना इससे, क्योंकि ब्याज की दर बहुत ज़्यादा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दोषपूर्ण कार्य प्रणाली। एशियाई विकास बैंक की जो कार्य प्रणाली है वो भी दोषपूर्ण है। बैंक की प्रबंध व्यवस्था में जो विकसित राष्ट्र हैं, जिनमें हम देखें अमेरिका, जापान या चीन आदि जो देश हैं, इन्होंने अपना प्रभुत्व बना रखा है मताधिकार में, जिसका दुष्परिणाम होता है कि इस बैंक की क्रियाओं में विश्व राजनीति सम्मिलित हो गई है। विश्व राजनीति से ये बैंक अछूता नहीं रहा है और ये राष्ट्र इसकी गतिविधियों को प्रभावित करने से नहीं चूकते। साथ जिसका इफ़ेक्ट ये होता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि जो एशिया के पिछड़े देश हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, समय पर उनको सहायता प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसकी कार्यप्रणाली को भी ठीक किया जाना आवश्यक है, उदारता लानी होगी। ये जो अन्य देश इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं उनके इंटरफेयर को रोकना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, असमान आर्थिक दशा एवं पारस्परिक प्रतिस्पर्धा। जो एशियाई विकास बैंक के क्षेत्रीय देश हैं वो मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। कुछ देश बहुत अधिक दरिद्र हैं इनमें भी, लेकिन जो एशिया के सुदूर पूर्व के देश हैं वो भी बहुत पिछड़े हुए हैं। कुछ देश बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, लेकिन एशियाई विकास बैंक के हमने ऊपर देखा था कि इसके पास साधन सीमित है, इसी कारण ये उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा है और सहायता नहीं दे पाया है, जिसके कारण इन देशों की आर्थिक दशा असमान बनी है। उनमें आपस में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है कि किसे लोन प्राप्त हो, वो किस प्रकार से लोन प्राप्त करें, तो इसमें भी प्रतिस्पर्धा का तत्व देखा जा सकता है। तो आर्थिक असमान दशाओं को दूर करने में भी ये सफल नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसकी कुछ विफलताएं देख सकते हैं इन आधारों पर। इसी के साथ एशियाई विकास बैंक का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।